Welcome to all. आप सबके टीचर्स या अगर आप लोग टीचर हैं या फिर आपके पेरेंट्स कभी ना कभी उन्होंने ये बोला होगा कि आप सब हमारे लिए सेम हैं एंड वी लव ऑल द चिल्ड्रन इक्वली। हमारी टीचर हमेशा बोलते हैं कि हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर ऐसा होता है? इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि किसी ना किसी टीचर का कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई स्टूडेंट फेवरेट होता है। और कितने ही बच्चे, हम भी अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, मम्मी प्लीज़ बताओ ना, आपको भैया अच्छे लगते हैं या मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ? भैया से आप ज़्यादा प्यार करते हैं या मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं? तो जो ये वर्ड है फेवरेटिज़्म, जो वर्ड है हमारा फेवरेटिज़्म, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भी इंक्लूड होता है। हम डेली बात करते हैं, प्लीज़ मम्मा आज ये वाली वेजिटेबल बनाना क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, ये वाला फ्रूट लेकर आना क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, ये हीरो है मैं इसी की मूवी देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो जो वर्ड है फेवरेटिज़्म, हम इसको नहीं कह सकते कि ये एक नेगेटिव अप्रोच है, ये एक पॉजिटिव अप्रोच भी है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर हम कहें कि टीचर का एक स्टूडेंट है वो बहुत फेवरेट है, तो टीचर का वो बच्चा अगर फेवरेट है तो ये बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है, गलत है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, वो अच्छी लॉयल्टी दिखा रहा होगा, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, उसकी जो स्टडी करने का तरीका है या टीचर्स की रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसी एबिलिटी होगी, ऐसी अच्छाई होगी जिसकी वजह से वो क्या है, टीचर का फेवरेट बना है। ठीक है। और हम में से कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सोचते ही रह जाते हैं कि हम भी कभी टीचर के फेवरेट हो सकते हैं। तो जो फेवरेटिज्म है वो वर्ड है, वो उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है, और इवन लीडर्स को भी उसने नहीं छोड़ा है। तो इस फेवरेटिज्म से रिलेटेड, इससे से एसोसिएटेड हम एक आज थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, दैट इज नोन एज LMX थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप थ्योरी, leader member exchange theory, its name suggests that the member exchange theory means इसमें members को क्या किया जाता है, exchange किया जाता है। LMX theory, it is known as LMX theory, it is known as vertical dyad linkage theory. So these all three are the name of this theory, and it's very unique and interesting theory. Leaders often act differently for different people, all of you know, इवन अ टीचर। हमने इसको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, तो हम एक टीचर का, स्कूल का, मैनेजमेंट का एग्जाम्पल भी लेते हुए चलते हैं कि एक टीचर है ऑफनली एक्ट करती है डिफरेंटली फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली जब एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक एवरेज भी है, मे बी एक बिलो एवरेज भी हो, तो सबके लिए डिफरेंटली ही एक्ट करना पड़ता है एक टीचर को। तो सेम एज अ लीडर ऑफन एक्ट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल. So this LMX associated with the favoritism, that is known as the equality or inequality. अब सेम सिचुएशन है, एक टीचर है, क्लास में टीच करती हैं, तो टीच करने के बाद जब वो इवेलुएट करती है, ठीक है, जब वो कोई भी टेस्ट लेती है, तो उस टेस्ट में कोई बच्चा टॉप भी करता है, कोई फेल भी होता है, और कोई एवरेज मार्क्स भी स्कोर करता है। तो टीचर ने तो सबको सेम पढ़ाया था, तो इट्स डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ज़रूरी नहीं है अगर कोई बात किसी ने कही है, कोई टास्क किसी को दिया गया है, तो उसको सेम, सब सेम लेवल से, सेम तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरह से जो लीडर है वो भी डिफरेंटली ही एक्ट करता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है बहुत सारे डिफरेंसेस सबके बीच में। तो इसी तरह से एक बात, जो कोई भी बात है वो किसी को
इक्वालिटी लगती है तो किसी को इनइक्वालिटी लगती है। सपोज करो टीचर ने एक बच्चे को तो शाबाशी दी है उसके काम के लिए, उसको एनकरेज किया है, दूसरे बच्चे को उन्होंने डांट दिया है, तो अब वो बच्चा क्या करेगा, वो कहेगा मेरे साथ तो हमेशा बहुत इनजस्टिस होता है, टीचर मुझे हमेशा डांटती रहती है। और दूसरा बच्चा क्या कहेगा, नहीं मैम तो बड़ी ही इक्वालिटी शो करती है, वो बड़ा ही जस्टिस शो करती है सबके साथ, वो तो इनइक्वालिटी नहीं शो करती है। तो ये किस में आता है, ये फेवरेटिज्म के कंसेप्ट में ही आता है, ठीक है। एंड दिस थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। लीडर डिवाइड द ग्रुप्स इनटू टू ग्रुप्स, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। और जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप हैं वो लीडर्स किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं, जो ये थ्योरी है ये हमें क्या बताती है, ऑल द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड द सबॉर्डिनेट, इनके बीच में रिलेशनशिप को बताती है और गो थ्रू होती है 3 स्टेजेस से। और जो मैनेजर है और सबॉर्डिनेट है उनको इन 3 स्टेजेस को पार करना होता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहली स्टेज हमारी आती है रोल टेकिंग। रोल टेकिंग स्टेज में क्या होता है, एक जो मेंबर है, न्यू मेंबर एंट्री करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लें तो कोई भी न्यू टीचर मे बी अपॉइंट हुआ हो, मे बी न्यू स्टूडेंट जो है वो स्कूल में आया हो, तो यहाँ पर आती है हमारी न्यू एंट्री इन रोल टेकिंग, द फर्स्ट स्टेप। And role taking occurs when team member first join the group and manager use this time to assess new members skill and ability। और इसमें क्या करता है, जब ऑब्वियसली जब कोई मेंबर न्यू आया है तो लीडर का की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो एबिलिटी हैं वो कैसी हैं, ठीक है। इसके बाद जब वो सेकंड स्टेज में आता है, दैट इज़ नॉन एज रोल मेकिंग। जब वो रोल मेकिंग स्टेज में आते हैं तो क्या होता है, अब वो एंट्री कर चुके हैं, अब ये जो रोल मेकिंग स्टेज होती है इट्स रिलेटेड टू वर्क, जो वर्क रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं दैट टेक्स प्लेस इन बिटवीन द लीडर एंड द मेंबर्स। तो जो मेंबर हैं उसको टास्क मिलता है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलता है कंप्लीट करने के लिए, एक टीम में एक एज अ टीम मेंबर वो वर्क करता है, अब उस प्रोजेक्ट पे उस टास्क को परफॉर्म करता है। और मैनेजर क्या करता है, जनरली एक्सपेक्ट करता है इस टाइम कि दैट न्यू टीम मेंबर विल वर्क हार्ड, बी लॉयल और प्रूव करे, जो ट्रुथवर्दी जो टास्क है उसको प्रूव करके दिखाए, अपनी लॉयल्टी को प्रूव करके दिखाए और अपने जो रोल है उसको अच्छे से प्ले करे। और उसी के बेसिस पर इन द सेकंड स्टेज जो मेंबर है उसके टास्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। एज द नेम सजेस्ट, इन ग्रुप जिसको इन रखा जाता है, अंदर रखा जाता है, ग्रुप बाउंड्रीज के अंदर रखा जाता है। आउट ग्रुप जिनको आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। इफ द टीम मेंबर प्रूव देमसेल्फ लॉयल, ट्रूथवर्दी एंड स्किल्ड, दे आर पुट इन द इन ग्रुप। जो मैनेजर है अगर वो किसी को इन ग्रुप में डालता है तो ऑन द बेसिस ऑफ टास्क, ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर लॉयल्टी और स्किलनेस, कि उसको कितनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, कितना वो स्किल्ड है उस पर्टिकुलर काम को टास्क करने में, कितना वो लॉयल है टू पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और टुवर्ड्स द मैनेजर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मैनेजर क्या करता है, मेंबर्स को इन ग्रुप में और आउट ग्रुप में बांट देता है, डिवाइड कर देता है। और जो इन ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं मैनेजर के। और इसके अपोजिट आउट ग्रुप में जो होते हैं वो कम लॉयल होते हैं, वो अनचैलेंजिंग टास्क मिलते हैं, वो थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनको सारी वो जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो इन ग्रुप वालों को मिलती है वो सभी नहीं मिल पाती हैं। एंड द थर्ड स्टेप, जब उन्होंने रोल मेकिंग स्टेप में डिवाइड कर लिया उनके टास्क के बेसिस पे, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन ग्रुप में और आउट ग्रुप में डिवाइड कर दिया है मेंबर्स को, नाउ द लास्ट स्टेज इज़ रूटीनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज रूटीन बन जाता है एक बिटवीन द टीम मेंबर्स और देयर मैनेजर्स। तो ये एस्टेब्लिश हो जाता है, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, एक मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है इन
थर्ड स्टेज, और वो बहुत ही मिलजुल के अच्छे से एक एज अ टीम काम करते हैं। और जो इन ग्रुप में मेंबर्स होते हैं वो हार्ड करते हैं मेंटेन करने के लिए कि अपनी जो रेपुटेशन है जो उन्होंने बनाई है, जिसकी वजह से वो इन ग्रुप में आए हैं, उसको जो है सेम रखें, कांस्टेंट रखें, स्टेबल रख सकें, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत सारा शो करते हैं ट्रस्ट को, रिस्पेक्ट को, एम्पैथी को, पेशेंस के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सब किसको करना पड़ता है? इन ग्रुप वाले मेंबर्स को। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो ये इन ग्रुप का और आउट ग्रुप का जो सिस्टम है ये रॉन्ग है? देखो, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ये रॉन्ग है या नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम सिचुएशन हो। ऑब्वियसली सेम सिचुएशन तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम सिचुएशन नहीं रहती है, वहाँ भी सिचुएशंस जो है चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो जो इन ग्रुप और आउट ग्रुप का जो अप्रोच है ये मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जो बंदे काम करने वाले हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और जो काम नहीं करने वाले हैं, जिनमें एंथुसिज्म नहीं है, ये सब देखकर कि इन ग्रुप वाले बंदों को बहुत अच्छा इनिशिएटिव मिल रहा है, तो वो भी ट्राई करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करने की, ताकि हम इन ग्रुप में आ सकें। तो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन भी मिलता है एम्प्लॉयज़ को काम करने का, और उनको ये भी होता है कि हमें इन ग्रुप में आना है, क्योंकि जो ये ग्रुप्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। तभी इसको कहा गया है एक्सचेंज थ्योरी, क्योंकि जो मेंबर्स है वो एक्सचेंज हो सकते हैं इनटू आउट, आउट टू इन। तो जो इन ग्रुप वाले हैं, इससे इन ग्रुप वालों को भी क्या डर रहता है? हो सकता है एक बार उन्होंने काम अच्छा दिखा दिया, उसके बाद वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं कि अब तो हम इन ग्रुप में आ गए हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन ग्रुप वाले भी आउट ग्रुप में जा सकते हैं अगर उन्होंने जो वर्क करना, उनकी लॉयल्टी उनकी वो ख़त्म हो गई है, एंथुसिज्म नहीं रहा, वो उस एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो जो मैनेजर होता है वो उनको आउट ग्रुप में डाल सकता है। और जो अगर आउट ग्रुप में कोई ऐसा मेंबर है जो बहुत अच्छी लॉयल्टी शो कर रहा है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट शो कर रहा है, पेशेंस शो कर रहा है, टास्क ओरिएंटेशन बहुत हाई शो कर रहा है, तो वो उसको इन ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये थी हमारी 3 स्टेजेस जिनसे सबॉर्डिनेट एज वेल एज मैनेजर, इनको सबको निकलना होता है। उस यूजिंग द थ्योरी, अब इस थ्योरी को यूज़ करने के लिए देखो, आपको क्या लगता है कि ये जो अप्रोच है पॉजिटिव है नेगेटिव है? इवन आप लोग अपने घरों में, मुझे ये चीज़ पसंद है, ये कलर पसंद है, मैं इस दीवार पे ये वाला कलर कराऊंगा, ये वाला कलर नहीं कराऊंगा, मुझे ये फ्रेंड्स पसंद है। इवन आप अपने फ्रेंड सर्कल में इन और आउट ग्रुप बनाते हैं, चाहे आपको इस थ्योरी की नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, आप कुछ चुनिंदा फ्रेंड्स बनाते हैं, ये तो नहीं है आप पूरी क्लास को फ्रेंड बनाते हैं। अगर पूरी क्लास को, इफ सपोज करो कोई बहुत फ्रेंड है, अच्छा है, पूरी क्लास को भी फ्रेंड बना लेता, फिर भी कुछ फ्रेंड्स ही होते हैं जो क्या होते हैं? फेवरेट होते हैं। इवन फ्रेंड्स में से भी कुछ फ्रेंड्स ही होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं। कुछ हीरोज़ होते हैं, देखो सभी हीरो इतनी ही मेहनत करते हैं, इतना ही हार्ड वर्क करते हैं अपनी मूवी को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी क्या हमें सभी हीरो पसंद हैं? ऐसा नहीं है। तो जो फेवरेटिज्म है वो आता है उनके हार्ड वर्क पे, उनके टास्क पे, तो किसी न किसी जो हमारे इंडिविजुअल बेसिस पे, तो हमारी जो मैनेजर है हुआ या कोई टीचर हुई, कोई भी है, जो हमारा फेवरेटिज्म का कंसेप्ट आता है वो हमारा ट्रेड्स पे, टास्क पे, नेचर पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि पर्टिकुलर जो हमारा, हम जिसको हम फ्रेंड बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी बहुत सारी ट्रेड्स हमारी मिलती हैं, हमारी पर्सनैलिटी मैच करती है, इसीलिए हमने उसको फ्रेंड बनाया है। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, या फिर वो टास्क ओरिएंटेड है, बहुत अच्छा काम करने वाला है, इसलिए हमने उसको फ्रेंड बनाया। तो कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो हमारा फेवरेट बनता है। तो इसको हर कोई इस थ्योरी को यूज़ करता है, चाहे कोई कहे या बिना कहे, लेकिन यूज़ सभी करते हैं इसको। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई आउट ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा इन ग्रुप में होंगे, कौन से आउट ग्रुप में होंगे, फिर उनका नेम रखा जाता है, और उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि क्या रीज़न है कि वाई कि जो मेंबर्स हैं उनको हमने आउट ग्रुप में क्यों रखा है। एनालाइज द रीज़न वाई दीज पीपल हैव फॉलन आउट ऑफ फेवरेट। तो फेवरेटिज्म से दूर क्यों हैं ये लोग, कि भाई इनका टास्क करने का तरीका अच्छा नहीं है, इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, क्या रीज़न रहा है कि एक मैनेजर ने उनको आउट ग्रुप में रखा है। उसके बाद री एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। उसके बाद जो है रिलेशनशिप अब आइडेंटिफाई कर चुके हैं मेंबर्स को,
अपने जो subordinates हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी को। उसके बाद हर एक टीम मेंबर को वन बाय वन उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कवर करें और हर एक फैक्टर को जानें और रिकनेक्ट करें टीम मेंबर्स को वन बाय वन, हर एक के साथ इंडिविजुअली मीटिंग करके, ताकि जो आउट मेंबर्स भी हैं उनमें भी इतना मोटिवेशन आए ताकि वो इन ग्रुप में आने की भी कोशिश करें और वर्क अच्छा करने की कोशिश भी करें। उसके बाद प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और फिर उनको उन्हीं के बेसिस पे जो उनको रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर जो हमें लगा कि वो जो है आउट ग्रुप में किस रीज़न से गए और उन्होंने उन्होंने जो अगर मान लो टास्क अच्छा नहीं किया तो क्या रीज़न रहा है कि वो टास्क अच्छा नहीं कर पाए, या उनमें एबिलिटी नहीं है, या वो विलिंग नहीं है करने के लिए। जब हम पता लगा लेते हैं तो उससे रिलेटेड उनको जो ट्रेनिंग है, गाइडेंस है, उनकी डेवलपमेंट के लिए वो प्रोवाइड करानी चाहिए, प्रॉपर मेंटरिंग करनी चाहिए, प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए उन लोगों के साथ। सो नाउ द conclusion of this theory, LMX theory. At the end, we can say easily team members typically go through 3 phases in their relationship with their manager. कि जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो टीम मेंबर्स हैं उनको 3 फेजेस कंप्लीट करने होते हैं रिलेशनशिप के अपने मैनेजर के साथ, दैट इज़ रोल टेकिंग, रोल मेकिंग एंड रूटिनाइजेशन। और इसमें होता क्या है एक्चुअल में, इन ग्रुप टीम मेंबर्स ऑफन रिसीव मोर अटेंशन एंड सपोर्ट एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ from their managers, and outgroup members get to very little face time and the few opportunities. सो प्लीज़ आप सब इन ग्रुप में आने की कोशिश कीजिए, अपने पेरेंट्स के फेवरेट बनिए, अपने टीचर के फेवरेट बनिए, और उसके लिए कुछ ना कुछ आपको स्किल्स लेकर आनी पड़ेंगी अपने अंदर, और कुछ ना कुछ आपको अच्छा करना पड़ेगा कि आप सबके फेवरेट बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न फेस कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द NTA नेट एजुकेशन 09 पेपर 2, अगर इसके साथ वो डील करता है टॉपिक, तो प्लीज़ टॉपिक कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उस पर PPT या आपको क्लास प्रोवाइड करूँगी, उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।